हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको लोगो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द जोरावर क्लासेस ऐप का। ये डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्रॉम प्ले स्टोर और वहाँ से आप कंटेंट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आई थिंक एक दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कंटेंट कोर्स भी अलग से लॉन्च कर दिया है अंकित सर ने। जैसे आप साइंस का कोर्स ले सकते हैं यहाँ से, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको जो बेटर लगे आप वो खरीद सकते हैं। और अगर आपको इसका लिंक ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से जो है आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप कंटेंट कोर्स को भी देख सकते हैं। आप कंटेंट कोर्स को समझेंगे पहले और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी आप करना चाहें, लेकिन एक बार कोर्स को देख ज़रूर लें कि आपको लेना ना लेना आपके ऊपर ही है, लेकिन आपको अगर बेनिफिशियल लगता है तो आप ज़रूर लें, आगे आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू। टीचिंग मतलब रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण या फिर सुधारात्मक शिक्षण हम किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। सो इट इज़ अ टीचिंग टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली। तो यह शिक्षार्थियों को समय समय पर जांचने के लिए होती है। टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग या फिर सीखने में जो अधिगम में जो अंतर रह जाते हैं, मतलब कुछ गैप्स रह जाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए होती है कि वो गैप्स को हम भर सकें। आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स या फिर जब स्कूल आवर्स जो होते हैं हमारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। या फिर टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, या फिर जो ब्राइट लर्नर्स होते हैं उन सबको एक्सेल करने के लिए, यानी कि उज्ज्वल शिक्षार्थियों को उत्कृष्टता में मदद करने के लिए कि वो लोग जो है एक्सेलेंटली काम कर पाएं और एक्सेलेंट हो पाएं हर चीज़ में, उनके लिए हम करते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, जहाँ तक रेमेडियल टीचिंग की बात है तो हमें इतना तो पता है कि रेमेडियल टीचिंग हम करते हैं स्लो लर्नर्स के लिए, या फिर स्लो ब्लूमर्स भी कहते हैं इनको हम। जो विद्यार्थी बहुत धीरे से सीखते हैं, जिन्हें आसानी से समझ नहीं आता है, जिन्हें कोई डिफिकल्टी होती है किसी चीज़ में, हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग करते हैं। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? अगर कोई कमी है, कोई दोष है, उसको ठीक करने के लिए तो उपचार करते हैं हम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्राइट स्टूडेंट्स को एक्सीलेंट बनाने के लिए तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही निकल जाता है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी के 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, हम शिक्षार्थियों को समय समय पर जांचने के लिए कि भाई ठीक है, अभी 1 महीने में फिर कर दी, फिर अगले महीने में रेमेडियल कर दी, फिर तीसरे महीने में कर दी, चौथे में, 5वें में, इस तरह से हमने सभी महीनों में कर ली ताकि हम बच्चों को टेस्ट कर सकें। तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग का ये मकसद नहीं होता है कि आप ये तो पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो गए ना, कि जिसमें आप बच्चों को टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा। अब नेक्स्ट है टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग एंड आफ्टर द स्कूल आवर्स। तो अगर आप सी ऑप्शन को देखेंगे कि स्कूल आवर्स के बाद, नहीं हो सकता है स्कूल आवर्स के बाद भी लोग रेमेडियल टीचिंग करते हो, है ना, हम इसमें ना नहीं कह सकते हैं। लेकिन रेमेडियल टीचिंग का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, ये पूछने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ये कब करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि हम यहाँ पर उन गैप्स को दूर करना चाहते हैं जो लर्निंग में आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में, किसी कॉन्सेप्ट में उसको प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई गैप तो है। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग में गैप हो सकता है, या फिर बच्चे के पढ़ने में गैप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन गैप्स को दूर करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, सुधारात्मक शिक्षण करते हैं, ताकि बच्चे उन गैप्स को भर पाएँ और बाकी बच्चों के साथ वो पहुँच पाए। तो ये होता है रेमेडियल टीचिंग का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज, यानी कि जो मानव विकास है वो क्या है? इट इज़ क्वांटिटेटिव, इट इज़ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ, दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिपीटेडली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये जो CTET, डिफरेंट टैट्स होते हैं, वहाँ पर तो ये कॉमन एग्जाम है ही। कई बार ये DSSS में, KVS में पूछा जा सकता है। इसको केवल ये नहीं है कि हमें सिर्फ आंसर करना है, हमें इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात होती है। तो देखिए, 2 टॉपिक्स आप हमेशा पढ़ते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। हम ये मानकर चलते हैं, यानी कि ये वृद्धि और ये होता है आपका विकास। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो हम बहुत ही मतलब मात्राओं पे जाते हैं, मात्रात्मकता वाली चीज़ों पर जाते हैं। जैसे हमने हाइट मेजर कर लिया, हमने वेट मेजर कर लिया, हमारे हाथ कितने बड़े हो गए, हमारा फेस कितना बड़ा हो गया। ये चीज़ जो है हम ग्रोथ को जनरली इनसे मेजर करते हैं। लेकिन ग्रोथ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट।
ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसके अंदर ही ग्रोथ भी आता है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपकी ये क्वांटिटेटिव चेंज तो होंगे ही, क्वांटिटेटिव चेंज तो होंगे ही आपके, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटेटिव भी चेंज होंगे, कि मानव विकास की बात हो रही है। मानव विकास केवल आपके हाइट और वेट बढ़ने से नहीं हो रहा है, आपका इमोशनल, आपका सोशल, आपका मोरल डेवलपमेंट, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिन में जो आने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरह से समस्याओं को सुलझा रहे हैं, किस तरह से उनको टैकल कर रहे हैं, ये सब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट हो रहा है, ठीक है। गुणात्मकता कैसे कहेंगे आप? सपोज एक बच्चा बहुत छोटा है, झगड़ा करता है, हर छोटी छोटी चीज पे झगड़ा करता है, ये मेरी है मुझे दे दो, इस तरह से। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, थोड़ा मैच्योर होने लगता है, तो उसको पता चल जाता है कि नहीं, शेयरिंग भी अच्छी चीज होती है, शेयर करना भी अच्छी चीज है। तो ये उसका गुणात्मक परिवर्तन है, ये केवल मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमारी दोनों से होती है, मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं रीट एग्जाम में। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझे। जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी भी डाइट कंप्लीट की है, या जो लोग अभी सीटेट या कुछ देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट है, हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, कि भाई जो आपके इमोशंस होते हैं उनकी तीव्रता को आप किस तरह से व्यक्त की जाती है, किस तरह से वो इमोशंस हावी हो जाते हैं, कितने इंटेंस होते हैं वो इमोशंस, वो आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है एडोलेसेंस में, अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो तो क्या हो सकता है? एडवर्स फैमिली रिलेशंस, यानी कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की समस्या, या फिर एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन, नई स्थिति के साथ समायोजन, या ये सभी होंगे। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस है, यानी कि अगर आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं जो है बहुत ही तीव्र रूप ले ले, भयानक रूप ले ले, अगर आपका एंगर है, वही एंगर अगर यहाँ पर बहुत ही इंटेंस हो जाए, यानी कि बहुत खतरनाक हो जाए, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी पूरा ही सही होगा। वैसे तो आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। एडवर्स फैमिली रिलेशंस क्या का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए जब एडोलेसेंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में एडोलेसेंस जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स को या उनकी फैमिली को मंजूर नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इमोशंस जो है अगर बहुत इंटेंस हो जाएंगे, एडोलेसेंस समझेगा ही नहीं। अगर वो केवल अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, वो अपना गुस्सा है उसको जाहिर करता रहेगा, और वो गुस्सा बढ़ता 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 इतना इंटेंस हो सकता है कई बार कि आपकी फैमिली रिलेशंस खराब हो सकते हैं, माता पिता के साथ, चाचा चाची के साथ, भाई बहनों के साथ खराब हो सकते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन क्यों आती है? क्योंकि अगर आप देखो कोई भी इमोशन होता है वो बहुत होता है, लेजी हो गए सपोज आप, है ना, लेजीनेस इतने ज्यादा है कि आपको काम करने का ही मन नहीं करता, आप चाहते ही नहीं है कुछ भी करना, तो धीरे धीरे आगे जाकर आपको व्यवसाय की समस्याओं में भी हेल्प करेगा, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इमोशन हो, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, वो चाहे प्यार ही क्यों ना हो, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी तकलीफ देता है। तो बात ये है कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नई सिचुएशन आएगी तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करने के लिए, नई सिचुएशन से अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आपका दिमाग शांत और आपका बैलेंस होना चाहिए इमोशंस में, लेकिन इंटेंस होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय वाइगोत्स्की मीन। तो वाइगोत्स्की ने ZPD की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, अनुमानित समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है, इसकी बात की है। तो इसका मतलब क्या है? ए चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज और हर ओन, मतलब वो अपने आप ही सारे टास्क कर सकता है अपने दम पर। ए चाइल्ड नीड असिस्टेंस टू कंप्लीट ए टास्क इनिशियली, या फिर एक बच्चे को शुरू में काम पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड। तो ZPD ये कहता है कि बच्चा जो है पूरी तरह से संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं होता है, वो विकसित नहीं होता है। ए चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी न्यू टास्क, या फिर कोई भी नया टास्क करना बच्चे के लिए नहीं होता है, वो कैपेबल ही नहीं होता है ना। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को तो हम शुरू में ही गलत कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद है चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज ऑन, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। ZPD का मतलब ये नहीं होता है। देखिए 3 जोन्स की बात करते हैं, बच्चा यहाँ पर है, ये आपका सेकेंड जोन हो गया, और ये आपका
थर्ड जोन हो गया। अब ये जो कह रहा है ना कि इट चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज और हर ओन, तो ये जो तीसरे नंबर वाला जोन है, यहाँ पर बच्चा चाहे भी तो भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो इतना मैच्योर भी नहीं है, ना ही वो कर सकता है। भाई हर चीज़ थोड़ी ना आप कर सकते हैं। 1-2 साल से बच्चे के आप ये थोड़ी कहेंगे कि चल तू सीढ़ी पे चढ़ जा, वो नहीं चढ़ पाएगा, उसको पता है ना। तो मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये जो नंबर 2 मैंने लिखा है, ये नंबर 1 मान लीजिए। नंबर 1 में बच्चा सब कुछ कर सकता है ना, वो उसके दायरे में है बिल्कुल। नंबर 2 में वो कोशिश नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी यहाँ पर, तो हो सकता है इस पूरे जोन तक वो पहुंच पाए, नंबर 2 तक वो पहुंच जाए। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहां तक बच्चा पूरे अच्छे तरह से पहुंच सकता है अगर हम थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड, तो ये बात तो खैर वाइगोत्स्की करते ही नहीं है, जो कि पियाजे करते हैं, बट वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निटिवली डेवलप्ड होना जरूरी है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर असिस्टेंस देंगे तो हो सकता है। लेकिन देखिए पियाजे की इस बात में दम है। अब नंबर 3 वाला टास्क कोई नहीं कर सकता, भाई बच्चा नहीं कर सकता ना, क्योंकि कॉग्निटिवली डेवलप नहीं है, तो ये बात पियाजे की बहुत सही है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, which of the following theorists suggest that children's thinking does not go entirely smooth? इनमें से कौन से थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि भाई बच्चे की जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है, यानी कि उसने सोचने की प्रवृत्ति, उसकी जो तर्क करने की प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से ऐसे नहीं चलती, लो भाई कोई रुकावट ही नहीं है, चलो जाओ चले जाओ सीधे 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 सीधे। ये लाइन मेरे से थोड़ी सी हल्की सी जिगजैग हो गई है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रेट में एकदम से नहीं जाती है, स्मूथ प्रोसेस नहीं होता है बच्चे के सोचने का। कौन सा थ्योरिस्ट जो है ये मानता है, ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे जॉन डीवी है, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं, मारिया मोंटेसरी है। तो बताइए अगर आपको आता है तो आंसर। अब देखो कहने की बात यहाँ पर क्या है, मैंने डेवलपमेंट के बारे में जब आपको जितनी बार भी क्वेश्चंस कराए हैं पियाजे वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो मैंने कई बार एक चीज़ बोली है, स्टेज वाइज कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस की बात करी है। देखिए अगर हम कहें स्टेज वाइज की बात है ना, ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या आपको लगता है क्या बच्चा जो है क्या वो ऐसे चढ़ जाएगा स्टेजेस पे, है ना। ये 2 डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं। ये जो ये स्टेज वाइज मैंने दिया है 1 2 3 4, ये आपका कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है, हर स्टेजेस के अपने कुछ खतरे होते हैं, उनको पार करके ही बच्चा जो है दूसरी स्टेजेस पर जाता है। पूरी तरह से जब वो स्टेज 1 को उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तब वो स्टेज 2 पे जाता है, फिर 3 पे जंप करता है, फिर 4 पे जंप करता है। तो ये स्मूथ प्रोसेस तो नहीं है जैसा कि स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, स्लांट लाइन है, लेकिन ये इस लाइन में है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि डज नॉट गो एंटायरली स्मूथ, ये थिंकिंग ये डेवलपमेंट से ही रिलेटेड करके चलिए आप इसको। तो यानी कि स्टेज जिन्होंने दी है वो सभी कहते हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस हो गया फिर डेवलपमेंट होगी वो स्मूथ नहीं होती है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली पियाजे होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पियाजे ने स्टेजेस की बात की है। अब ये दूसरा पर्सपेक्टिव जो है ये इसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग स्टेजेस की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्मूथ चलता है ना, उसमें कोई ऐसी खास रुकावटें या कोई एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं आती कि भाई पहली को पार करेंगे तभी दूसरी पे पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे मतलब सब मिक्स है ना, क्रमिक रूप से विकास होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वो वाली बात है। तो ये सब है, वाइगोत्स्की हो गए, इन्होंने भी स्टेजेस की बात नहीं करी है, ये भी स्मूथ थिंकिंग की बात करते हैं, डीवी भी ऐसे ही हैं, तो ये सब उसमें कैटेगरी में आ गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पियाजे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो भाई ये पूछा है कि पियाजे की जो डॉक्ट्रिन है, पियाजे का पूरा सिद्धांत है, वो दूसरों से किस मामले में अलग है, ये हमें बताना है ना। अलग चीजें देखना आपके अलग किस वे में है। इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट रेदर देन टीचिंग, तो ये डेवलपमेंट पर फोकस करता है ना कि टीचिंग पर फोकस करता है। इट बिलोंग्स टू ऑल लर्नर्स, ये सभी लर्नर्स के लिए है। इट फोकसेस ऑन लर्निंग इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक बिहेवियर, ये फोकस करता है कि आप इन्फॉर्मेशन को लर्न करें और किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को लर्न करें। दिस proposes a gradual increase in the number and complexity of behavior, concepts, ideas, etc. या फिर ये कहता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता जाता है नंबर में, बिहेवियर में, कंसेप्ट में, आइडियाज में, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, वो वाली चीज़ है ना। मैंने अभी आपको पिछले उसमें समझाया था कि ये तो पियाजे नहीं मानते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल चीज़ या क्रमिक रूप से विकास की बात वो नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं नहीं भी, बहुत हर स्टेज के अपने कुछ खतरे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, है ना। तो ये तो होगा नहीं, इसको तो हम कट कर देंगे, क्योंकि ये तो स्मूथ की बात करता है। अब ये बताना है कि वो डिफरेंट किस तरह से हैं दूसरों से। अब देखो यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, इट बिलोंग्स टू ऑल लर्नर्स, तो ये तो सभी ने कहा है ना, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि पियाजे डिफरेंट कैसे हैं। तो ये तो डिफरेंट नहीं हुआ है, मतलब सबसे अलग तो बात नहीं होगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सभी बात करते हैं। अगर कोई भी थियोरी है तो वो सभी लर्नर्स पर लागू करते हैं, चाहे वाइगोत्स्की की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहेवियरिस्ट की बात कर लीजिए, तो सभी की बात करते हैं कि सभी लर्नर्स की, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सिर्फ एक टाइप के लर्नर की बात की है, किसी ने सिर्फ एक ही टाइप के लर्नर पर अपनी थ्योरी दी हो, सभी को सब लोग कवर करते हैं। उसके बाद इट फोकसेज ऑन लर्निंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर, तो ये फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को या इन्फॉर्मेशन को लर्न करने पे, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है इनकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को लर्न करने की बात नहीं करते हैं, जैसे कि बिहेवियरिस्ट करते हैं ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर? क्योंकि पियाजे का जो ध्यान था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज्यादा था, ना कि टीचिंग पर था। उन्होंने कहा था कि आप बच्चे की थिंकिंग पर, बच्चे की डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आप किस तरह से पढ़ाएंगे, आपको इस तरह से कंट्रोल करना है, आपको ऐसे डिजाइन करना है, इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। बच्चे को बस आपको एक ओपन एनवायरनमेंट देना है, वहां पर आपकी गाइडेंस के अंदर जो है बच्चा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अपने आप करेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का डेवलपमेंट पैटर्न किस तरीके का है, अगर वो इस स्टेज में है तो वो कौन सी चीजें कर पाएगा, कौन सी नहीं कर पाएगा, इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, who believed that all higher order mental processes such as reasoning, problem solving are mediated by psychological tools, है ना। किसने माना है कि जितने भी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजिकल टूल्स के द्वारा मीडिएट किए जाते हैं, यानी कि आसान बनाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने भी बहुत पहले कराया था आप लोगों को, तो उस टाइम पे बहुत डाउट रह गया था कुछ बच्चों को कि इसका आंसर जो है पियाजे होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है पियाजे नहीं होगा। अगर हम टूल्स की बात करें, कल्चरल टूल्स की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ लोगों को पियाजे क्यों लगा था? क्योंकि यहाँ पर तो भाई रीजनिंग आ गया, यहाँ पर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। अब ये दो वर्ड पढ़ लिए और आपने मान लिया कि पियाजे आंसर होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आप एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये हमारे सारे हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, तो इनको आसान बनाने की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया में साइकोलॉजिकल टूल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब क्या है ये साइकोलॉजिकल टूल्स? देखिए वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल्स की बात की है, जिसमें इन्होंने दो तरह के टूल्स की बात करी है, एक तो करी है टेक्निकल टूल्स की और एक की है आपकी साइकोलॉजिकल टूल्स की बात। तो साइकोलॉजिकल टूल्स में सबसे बड़ा टूल होता है लैंग्वेज और आपका जो सिंबॉलिक सिस्टम होता है। तो लैंग्वेज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है और ये कहा है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे थॉट प्रोसेस में। हमारे थॉट प्रोसेस में रीजनिंग भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है। और वाइगोत्स्की जो है वो अपने आप में बहुत बड़े कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी बोली जाती है उनकी। वो बिहेवियरिस्ट की तरह या व्यवहारवादियों की तरह नहीं था कि बच्चे का दिमाग जो है एक ब्लैंक स्लेट है जिस पर आप कुछ भी लिख लीजिए। वो कहते थे बच्चा अपने आप लर्न करता है, लेकिन उसमें कल्चरल टूल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। तो ये रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब जो है कल्चरल टूल्स की हेल्प से वो अचीव करता है, इन सब चीजों में महारत हासिल करता है, ये है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करें तो कौन से एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, यानी कि उसको बिल्कुल उपेक्षा की गई है उस चीज की। मैंने एक क्वेश्चन अभी इसी सीरीज में आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वाइगोत्स्की जो है कॉग्निटिवली रेडी जैसे कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं किसी भी स्टेज पे हम कोई भी कंसेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं, मतलब कोशिश कर सकते हैं उसको सिखाने की, और कई बार बच्चा सीख भी लेता है, वो वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज को नेग्लेक्ट किया वाइगोत्स्की ने? वाइगोत्स्की ने यहाँ पर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होती है उस एस्पेक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, जबकि पियाजे ने इस एस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। सोशल और कल्चरल की बात तो वाइगोत्स्की करते ही हैं, साथ ही साथ भाषा को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना है, उसको तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल माना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से लैंग्वेज उनका बहुत इंपॉर्टेंट टूल था। तो ये तो हम कहेंगे ही नहीं कि भाई लिंग्विस्टिक्स की बात नहीं की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? तो इनमें से कौन सी चीज जो है फीचर ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग की नहीं मानी जा सकती है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, कि लर्निंग में जो है कोई ना कोई गोल होता है, आपका एक टारगेट होता है ना, कुछ ना कुछ आप इसीलिए लर्निंग करते हैं। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, या फिर
अनअधिगम यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कुछ चीज़ भूल गए हैं, जो आपने लर्न की थी आपने भूल गए हैं या फिर आपने उसको हटा दिया अपनी लाइफ से, तो वो अनलर्निंग हो जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ट्यूशन और वगैरह जो चीज़ें होंगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं लर्निंग के लिए। लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। ये है क्वेश्चन। तो आपको बेसिकली वो बताना है कि कौन सा गलत है इनमें से, लर्निंग के बारे में कौन सा गलत है। तो एक एक को देख लेते हैं। लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, बिल्कुल होती है। आपका कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, आप यूं ही कुछ नहीं लर्न करते हैं। अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट है, मेरे को कार चलाना सीखना है, क्योंकि मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं कार चला सकती हूँ। अगर घर में कोई अवेलेबल नहीं है, मुझे जाना है कहीं, तो मैं कार चला सकती हूँ। मुझे डेली ड्यूटी पर जाना होता है और मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, और अब मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं कार चलाना सीख रही हूँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो गोल ओरिएंटेड होता है। अब अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। अनलर्निंग का मतलब क्या है कि आप किसी अधिगम को अपनी जिंदगी से एक तरह से हटा देते हैं, भूल जाते हैं ना, वो आपकी चला जाता है, मेमोरी से गायब हो जाता है। क्या होता है, देखो इसका एक एग्जांपल दो। जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो कहते हैं ना कि घुटनों पर चलता है, वो खड़ा होना, पैर पर खड़ा होके वो चलना नहीं सीखता है, तो घुटनों पर चलता है और बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, बैलेंस भी करता है अपने आप को। लेकिन जैसे ही वो बच्चा चलना सीखता है ना, चलने के बाद, जैसे कि मेरे को इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि इससे बच्चे को इतना क्लीनली मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, बट 2.5-3 साल का बच्चा आई थिंक चलना सीख लेता है, 3 साल का तो बिल्कुल। तो उसके बाद वो आपने देखा है कभी घुटनों पर चलते चलते उसको, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से गायब हो जाती है, यानी कि वो अनलर्न कर लेता है घुटने पर चलने वाली चीज़, क्योंकि अब उसको चलना आ गया है, भागना आ गया है, कूदना आ गया है, तो इन सब चीज़ों को कर लेता है। तो ये अनलर्निंग का एग्जाम्पल है। अब ये बात कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत होगा। कॉम्प्रिहेंसिव तो ऑब्वियसली है ही, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। तो सारी एक सीरीज होती है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करते हो अपनी इवेंट्स को, ठीक है। लर्निंग इज अ पर्सन्स ऑब्जर्व बिहेवियर, रिस्पॉन्स और एक्शन। तो लर्निंग क्या है कि एक इंसान ने किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है और उसकी तरफ वो रिस्पॉन्स कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ये लर्निंग होता है। बिहेवियरल चेंज दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। तो अब देखो लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग की समझ पर ही है सारा क्वेश्चन। लर्निंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्रॉलिंग वाला भी एग्जांपल दिया, जो बेबी क्रॉल करते हैं, है ना, वो भी एक बहुत एग्जांपल है कि इसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो आपको होता है। जैसे कार ड्राइविंग हो गया, उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इन्वॉल्व्स सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक जो क्रम है, घटनाओं का एक क्रम चलता रहता है, पहले आपने ये करना सीखा, फिर ये करना, फिर ये करना, तो वो लर्निंग में पूरा प्रोसेस चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। लर्निंग इज पर्सन्स ऑब्जर्व बिहेवियर, ठीक है। आपने किसी दूसरे इंसान को सपोज खाना खाते हुए देख लिया, जूस पीते हुए देख लिया, आपने पहली बार जूस पीना देखा किसी को, सपोज एक बेबी ने देखा, बच्चे ने ऑब्जर्व किया और वो एक्शन कर दिया, तो क्या ये लर्निंग होगी? ये लर्निंग नहीं होती है ना, क्योंकि लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, जो मतलब लगभग परमानेंट हो जाता है आपके बिहेवियर में, है ना। हो सकता है वो 5 साल तक वो आप परमानेंटली चेंज वो रहे आपके उसमें, है ना। जैसे बेबी क्रॉल करना सीखता है तो वो परमानेंट हो जाता है जब तक उसको खुद चलना नहीं आता है। जैसे उसको खुद चलना आ गया तो उसको अनलर्न कर लेता है। तो ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है जो आपकी जिंदगी में यूजफुल होता है फिर, है ना। ये होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत होगा कि सिर्फ एक रिस्पॉन्स करना, सिर्फ एक एक्शन करना। आपने एक बार डांस करके दिखा दिया तो आपको डांस करना आ गया, ऐसा नहीं है। वो अगर डांस करना आपको पहले से आता था तो वो पूरी एक लर्निंग है, किस तरह से आपने सीखा है वो, लेकिन आपने सिर्फ एक बिहेवियर शो कर दिया, दैट डजंट मीन कि आपको लर्निंग हो गई है उस चीज़ के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचे। और कंटेंट कोर्स को अगेन मैं कहूँगी एक बार ज़रूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।